हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग गुरुत्वाकर्षण और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है, गुरुत्वीय तीव्रता, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक दे थे उसके बारे में, और क्या तो गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभवांतर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आगे मिलेगा आपको ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का नियम, उपग्रह किसे कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, यानी जो उपग्रह होते हैं वो मनुष्यों द्वारा भी बनाया जाता है, वो क्या होता है, ठीक है, उसके क्या नियम हैं, और भू अस्थायी उपग्रह क्या है, सब यानी उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, उपग्रहों की ऊर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग का लेसन है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, बात आएगी ना कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ठीक, तो सन 1686 ईस्वी में, किसमें, सन 1686 ईस्वी में हमारे वैज्ञानिक जो न्यूटन थे, कौन, न्यूटन, इन्होंने बताया कि पदार्थ के प्रत्येक कण एक दूसरे कण को, पदार्थ के प्रत्येक कण, जैसे मान लीजिए एक कण है तो ये दूसरे कण को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, यानी दूसरे कणों पे एक बल लगाता है, आकर्षण बल लगाता है। कैसा बल, आकर्षण बल लगाता है। और इसी आकर्षण बल को, ठीक है, इसी आकर्षण बल को क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल। ये कण इस कण को आकर्षित करेगा, ये कण इसको आकर्षित करेगा, ये कण इस कण को आकर्षित करेगा, ये कण इसको आकर्षित करेगा। तो यही जो आकर्षण बल होता है उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। किसने बताया था, न्यूटन ने। कौन से सन में, तो 1686 ईस्वी में। इतना बात क्लियर है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक नियम दिया जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। उन्होंने इस नियम में क्या बताया था कि जो दो कण हैं जिनके बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है, आकर्षण यानी वही गुरुत्वाकर्षण बल, यानी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम में ये बताया कि दो कण के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के, m2 है, ठीक, और व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 का बट्टा लग जाएगा, किसके, उन दोनों कणों के बीच की दूरी के स्क्वायर के। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इन दोनों को एक साथ लिखे तो कैसे लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल m1 गुणे m2 बटा में r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक आता है, यहाँ पे नियतांक आता है कैपिटल G, m1 गुणे m2 बटा में r स्क्वायर। क्या आ गया, r स्क्वायर। यहाँ पे जो G है, ठीक है, यहाँ पे जो G है इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं किसको, कैपिटल G को। जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। यहाँ पे नियतांक आता है कैपिटल G, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, या जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बोले हैं ना, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसे कहते हैं। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, तो आप न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है इसे ही बताएंगे। क्या कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आई।
इन्होंने इतना बता के छोड़ दिया। तो एक कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक आए जो इनके नियम को अध्ययन किए, गुरुत्वाकर्षण नियम के, और इस जी का मान बताए। उन्होंने उस जी का मान कैलकुलेट करके बताया। तो उन्होंने जी का मान निकाला कितना, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इस मात्रा को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो जी का मान है इसको याद कर लीजिए और इसका मात्रा को भी याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रा क्या होता है, इसका मान कितना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, जी का मान और उसके मात्रक। इसको किसने दिया था, तो कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इतनी बात सबको समझ में आई। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण संबंधी न्यूटन का नियम सबको समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, तो इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं। देखिए गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण हम लोग पढ़े हैं ना। त्वरण क्या होता है, तो किसी बल द्वारा किसी वस्तु में गति के दौरान उत्पन्न जो होता है उसे त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। या जब किसी वस्तु को धक्का देते हैं, जब वो मोशन करने लगती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न हो जाता है। वो त्वरण वेग परिवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। तो कोई ना कोई बल लगाते हैं तभी त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बल लगे भाई, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। तो जाहिर सी बात है कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वीय त्वरण की डिफिनेशन बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। गुरुत्वीय इसी के नाम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या होगा, ठीक ना। गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसको दिखाते हैं किससे, तो स्मॉल जी से दिखाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को किससे दिखाते हैं, स्मॉल जी से। इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी इसको 10 भी लिख देते हैं, क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका अन्य मान, ये तो मीटर में हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या होता है, तो 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किसका मान, जी का ही मान। और फुट में होता है कितना, तो 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। इन तीनों मानों को याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। एक और बात याद रखने की चीज है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, कम होगा, और पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तब भी जी का मान क्या होगा, कम होगा। इतनी बात सबके समझ में आई। यानी पृथ्वी तल से, कहाँ से, पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो जी का यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। जो जी का मान है पृथ्वी पर जी का मान, जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, जो दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहां पे जी का मान सबसे अधिक होता है। कहाँ पे, जी का मान सबसे अधिक होता है। कहाँ होता है, तो ध्रुव पर। पूछता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। और कम कहाँ पे होता है, कम कहाँ पे होता है, तो विषुवत रेखा पर। कहाँ पे, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। इतनी बात समझ में आई। जी कम होता है, जी का मान क्या होता है, कम होता है। कहाँ पे, विषुवत रेखा पे। और सबसे ज्यादा क्या होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पे जी का मान घटता है। इतनी बात समझ में आई। और जी गुरुत्वीय त्वरण किसे दिखाते हैं, जी का, इसका मान ये सब है। अब मात्रक क्या होता है इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फीट पर, यानी अन्य पद्धति में इसका अन्य मात्रक होता है, ठीक है। यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में। इतनी बात सबको समझ में आई।
चलिए आगे देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु होगा उससे उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है तो भाई उसके चारों तरफ एक क्षेत्र भी उत्पन्न होता होगा जिसको हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। गुरुत्वीय क्षेत्र जैसे चुंबकीय क्षेत्र पढ़े आप लोगों ने ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, एक होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसके करीब जाने पर या उस क्षेत्र में जाने पर चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें जाने पर हमको विद्युत का आभास होता है। ठीक है, किसका आभास होता है, विद्युत का आभास होता है, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र की भी परिभाषा आप बताएंगे कि किसी पदार्थ के कण के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें जाने पर हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आई ना, तो बस यही डिफिनीशन है गुरुत्वीय क्षेत्र की कि किसी पदार्थ के पार्टिकल के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें जाने पर हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं उसे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अब हम देते हैं आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हम लोग का गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें एक फार्मूला आएगा। ठीक है, जो आपको न्यूमेरिकल्स उस पर आ सकते हैं, तो इन सबको नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या बताएंगे, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इसके वो बताएंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि गुरुत्वीय क्षेत्र में, किसमें, गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जितना बल कार्य करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय बल कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। तो क्या बोला, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको आई से दिखाते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करा है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताएंगे। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे एकांक द्रव्यमान, एकांक का मतलब बटे में और द्रव्यमान मतलब m, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। तो क्या होता है, I बराबर, इसको दिखाते किससे हैं, I से, तो I बराबर क्या हो जाएगा, F/m, F/m। इतनी बात क्लियर है। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा क्या, I बराबर, तो आ जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे F का मान रख देंगे हम लोग, कितना, F बराबर क्या होता है, G स्मॉल m, एक और m होता है ना, m1 m2, तो एक को स्मॉल मान लेते हैं, एक को कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, बटा में r², यही होता है ना। इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, G स्मॉल m कैपिटल M अब बटे में m/r², यहाँ से m से m कट जाएगा तो I बराबर क्या आ जाएगा, G कैपिटल M बटे में r²। ये भी फार्मूला आप लोग याद कर सकते हैं और इसको भी। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों को आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय बल बोलते हैं। इसको I से डिनोट करते हैं, I बराबर F/m। ठीक है, इसके डिफिनीशन अनुसार F का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m से m कट जाएगा, इतना मान आएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगला है आपका गुरुत्वीय विभव। क्या है, गुरुत्वीय विभव। तो विभव सब लोग पढ़े हैं, गुरुत्वीय विभव, तो विभव के बारे में सब लोग समझते हैं। विभव क्या होता है, तो अनंत से किसी चार्ज पार्टिकल को किसमें, विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है, विभव कहलाता है। यहाँ पे गुरुत्वीय विभव है, तो चार्ज पार्टिकल को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो यहाँ पे कहाँ पे लाएंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र में। किसको, किसी कण को। ठीक है, विभव में चार्ज पार्टिकल को लाते थे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में। यहाँ पे किसी कण को लाएंगे कहाँ पे, गुरुत्वीय क्षेत्र में। तो डिफिनीशन बताएंगे गुरुत्वीय विभव की कि किसी कण को अनंत से
गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है वही कहलाता है क्या हम लोग का गुरुत्वीय विभव। ठीक है, गुरुत्वीय विभव इसको डिनोट किससे करते हैं, v से डिनोट करते हैं। किससे, v से। तो v बराबर क्या होता है माइनस w बाई क्या m। m क्या होगा, तो भाई कोई पार्टिकल होता है उसका द्रव्यमान होगा ना, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। बात सबको समझ में आई। ये माइनस चिन्ह क्यों आपको कंफ्यूजन कर रहा है, तो इसको समझा देते हैं। देखिए, तो इसमें जो हम लोग को लाते हैं अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में ना जिस पिंड को, तो वो जो कार्य करना पड़ता है वो ऋणात्मक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ता है, तो इस कारण ये माइनस होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत हमको कार्य करना पड़ता है, इसलिए माइनस चिन्ह होता है, कार्य इसमें ऋणात्मक होता है। इतनी बात समझ में आई। तो गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी एकांक पिंड के द्रव्यमान को एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव। ऐसे गुरुत्वीय विभवांतर का मतलब अंतर, इसका मतलब दो बिंदु होगा। ठीक है, क्या होगा, दो बिंदु। अगला आपका टॉपिक है गुरुत्वीय विभवांतर। गुरुत्वीय विभवांतर, ठीक है, गुरुत्वीय विभवांतर, इसको वही डिफिनेशन सेम है। ठीक है, लेकिन सेम का मतलब बात वही है, बस उसमें अनंत से ला रहे थे, इसमें गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में कहाँ पे, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, एकांक द्रव्यमान को कण को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो कहलाता है क्या, गुरुत्वीय विभवांतर। जैसे मान लीजिए ये बी है, ए बिंदु ए है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पे इसका द्रव्यमान एम ए है और यहाँ पे इसका द्रव्यमान एम बी है। ठीक है, तो बताएंगे कि किसी एकांक द्रव्यमान के कण को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो कहलाता है विभवांतर। और किसमें, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में। ठीक है, इसको दिखाते हैं इसे। यहाँ पे विभवांतर क्या होगा, वी ए होगा, और यहाँ पे विभव क्या होगा, वी बी होगा। हमको विभवांतर अंतर चाहिए ना, तो वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए बराबर क्या होता है, वहीं डब्ल्यू बाई एम। क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम। इतनी बात सबको समझ में आई। तो इन दोनों फार्मूले को नोट कर लीजिए आप लोग, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय विभवांतर के फार्मूले को, इन दोनों को आप लोग क्या कर रही है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका हाँ, इन दोनों का मात्रा की बात कर ले। ठीक है, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय विभवांतर का, तो दोनों का ही मात्रा क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। क्या होता है, इन दोनों का मात्रा क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम क्या होता है, इसका मात्रक होता है दोनों का। इतनी बात सबको समझ में आई। और दोनों, और जो विभव होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, गुरुत्वीय विभव। इतनी क्लियर है। अब चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो बात वही है, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी भाई, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में जो कार्य करना होता है ना, हम लोग जो कार्य करते हैं वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और उसी ऊर्जा को हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में जो पिंड पे कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वो जो कार्य है उसमें उस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, यानी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसका फार्मूला क्या होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की U बराबर होता है क्या, U बराबर क्या होता है, तो जी एम ई इंटू एम बटे में आर ई। क्या होता है, जी एम ई बटे में इंटू एम बटे में आर ई। ये होता है क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। ठीक है, तो उसको, उस फार्मूले को नोट कर लीजिए आप लोग, गुरुत्वीय क्षेत्र की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। ठीक है, देखिए बुक में भी आपको बताया कि किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी जो कार्य करना पड़ता है वो उस पिंड में
इस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और उसी ऊर्जा को हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का नाम देते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। ये जो इसमें जो गुरुत्वीय अनंत से ला रहे हैं ना, अनंत से ला रहे हैं गुरुत्वीय क्षेत्र में, तो उसमें कार्य ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है ये भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे चिन्ह लगा दीजिए किसका, ऋणात्मक का। इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक, तो आगे देख लेते हैं किसमें किसमें रिलेशन दिया है आपका। गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में जो जी, कैपिटल जी था, उसमें कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत छोटा सा एक इसके बीच का रिलेशन का बस आपका फार्मूला याद रखना है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। तो क्या, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है। तो स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई बटे में आर ई। यही क्या होता है, संबंध होता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में। इतनी बात सबको क्लियर है। क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, गुरुत्वाकर्षण नियम था, दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आर ई स्क्वायर होता है, यानी स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटे में आर ई स्क्वायर। जी क्या है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। एम ई क्या है, तो अर्थ ऑफ मास है, मास ऑफ अर्थ है। और आर ई क्या है, तो अर्थ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और ये गुरुत्वीय त्वरण है। ये है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। तो इसको आप लोग एकदम याद कर जाइए इस संबंध को। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स इस पे जरूर आएंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं ग्रहों की गति से संबंधित किसका नियम, केपलर का नियम। जो केपलर वैज्ञानिक थे वो ग्रहों के बारे में अध्ययन किए, यानी ग्रहों की जो गति होती है उसके बारे में नियम दिए थे अपना, उनके बारे में अपनी थ्योरी कुछ बताए थे। ठीक है, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो ग्रहों से संबंधित जो केपलर का नियम था, ठीक है, उन्होंने 3 नियम दिया था। प्रथम नियम को कक्षा का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को क्षेत्रफलीय चाल का नियम कहते हैं और तृतीय नियम को प्रकीर्णन काल का नियम कहते हैं। जिसमें से जो तीसरा नियम है इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इन सारे नियमों को आप लोग पढ़ लीजिए। और जो तीसरा नियम है उसके जो फार्मूला है टी स्क्वायर बराबर क्या है, टी प्रोपोर्शनल अल्फा क्यूब है। ठीक है ना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल अल्फा क्यूब है या ए क्यूब, कहीं पे अल्फा क्यूब लिखता है, कहीं पे ए क्यूब लिखता है। ठीक है, तो देखिए पहला नियम मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ कक्षाओं में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। मतलब समझिए, कह रहा है कि ये सूर्य है, ठीक है, क्या ये सूर्य है, और जो ग्रह होते हैं इस सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ऐसे कई सारे ग्रह इसके दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। और जो सूर्य होता है इस दीर्घ वृत्ताकार का जो केंद्र होता है ना, समझिए वहां पे क्या होता है, ये सूर्य होता है। यानी उस दीर्घ वृत्ताकार के फोकस पे क्या होता है, सूर्य होता है। ये कहता है आपका केपलर का पहला नियम, किससे, ग्रहों से संबंधित। ठीक है, दूसरा नियम देखिए क्या कह रहा है, ये क्षेत्रीय चाल का नियम कह रहा है ना। कह रहा है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। क्या करती है, समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल क्या होती है, नियत होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका तीसरा नियम, जो आपके स्क्रीन पे अभी भी दिख रहा है। क्या है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। ठीक है, टी क्या है, तो आवर्त काल है। ठीक है, क्या है, प्रकीर्णन का, सॉरी आवर्त काल नहीं, प्रकीर्णन काल है। प्रकीर्णन जो परिक्रमा करता है उसके चारों तरफ उसका समय है। क्या, तो जो टी है वो क्या है, प्रकीर्णन काल है।
किसका, तो ग्रहों का, किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमने का। और ए क्या है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात, अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष की क्या है, तृतीय घात के बराबर होता है क्या, उसके सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले जो ग्रह हैं उनका परिक्रमा काल का स्क्वायर जो होता है अर्ध दीर्घ कक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। अर्थात क्या आपको फार्मूला निकल के आएगा यहाँ पे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला आपका बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है इस ग्रहों द्वारा केपलर के नियम है। तो इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, आगे आपका जो ग्रह उपग्रह है, पलायन वेग है, कृत्रिम उपग्रह है, फिर कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग से हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे उपग्रहों, पलायन वेग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पलायन वेग आपको एग्जाम में जरूर पूछ देगा कि पृथ्वी पे पलायन वेग क्या होता है, चंद्रमा पे पलायन वेग क्या होता है, या पलायन वेग क्या होता है, इसके बारे में आपसे कोई पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।